सूरत शहर में एक ज्वेलरी शोरूम में घुसकर बदमाशों ने ज्वेलर की गोली मारकर हत्या कर डाली। 4 बदमाश शोरूम में लूट के इरादे से घुसे थे। इस दौरान शोरूम मालिक ने विरोध जब किया तो बदमाशों ने उन पर गोलियां चला दी। इस घटना के बाद कारोबारियों में आक्रोश है। वहीं पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। सूरत में ज्वेलर की गोली मारकर हत्या। लूट का विरोध करने पर ताबड़तोड़ फायरिंग। ज्वेलर की हत्या से कारोबारियों में आक्रोश। सूरत के इसी शोरूम में हथियारों से लैस 4 बदमाश लूट के इरादे से घुसे थे। शोरूम के मालिक आशीष राजपारा ने लूट का विरोध किया तो बदमाशों ने उन पर गोली चला दी। सीने में 2 गोली लगने से ज्वेलर आशीष राजपारा की मौके पर ही मौत हो गई। दुकान के अंदर जो भी ज्वेलरी का जो ऑर्नामेंट्स थे गोल्ड के और सिल्वर के, वो एक बड़े बैग में उनको पैक किया गया और उनको वो लूट करके वहाँ से ज्वेलरी शोरूम से बाहर जा रहे थे। तो लॉबी के भाग में उनकी दूसरी भी एक दुकान थी, तो उसमें ये ऑनर था विशाल भाई राजपरा, उनका भाई एक चौथी दुकान में बैठता है। तो वो उसने सामने आके उसको प्रतिकार किया। तो ये जो 4 आरोपी है उनमें से एक आरोपी ने फायर किया, उनके पास जो फायर आर्म्स था, तो उसके वो फायर में ये जो आशीष भाई महेश भाई राजपरा करके है, उनके चेस्ट के भाग में 2 बुलेट लगी, तो उसके हिसाब से उनकी डेथ हुई है। इस वारदात के बाद एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें आरोपी शोरूम से भागते हुए दिखाई दे रहे हैं और स्थानीय लोग उनका पीछा कर रहे हैं। इस दौरान बदमाशों ने पीछा कर रहे लोगों पर भी फायरिंग कर दी, जिससे एक व्यक्ति घायल हो गया। हालांकि स्थानीय लोगों ने एक बदमाश को दबोच लिया और उसकी मरम्मत करने के बाद पुलिस को सौंप दिया। ये जो 4 आरोपी भाग रहे थे तो उनके पीछे भी भीड़ बहुत सारे लोग भागे और ये 4 आरोपी में से एक आरोपी पकड़ा गया, भीड़ ने पकड़ लिया और उनको मारा और आरोपी को हेड इंजरी हुई और उनको ब्लीडिंग भी हो रहा है। तो उसको पुलिस जाब्ता के साथ उसको ट्रीटमेंट के लिए सिविल हॉस्पिटल में भेजा गया है। बदमाशों ने गुस्साई भीड़ से खुद को बचाने के लिए लूट के सामान से भरा बैग शोरूम के पास ही छोड़ दिया था, जिसे बाद में स्थानीय लोगों ने दुकान मालिक के परिवार को सौंप दिया। फिलहाल घायल आरोपी का इलाज किया जा रहा है, वहीं फरार हुए तीनों आरोपियों की तलाश जारी है। सूरत से संजय सिंह राठौड़ के साथ आज तक ब्यूरो। गुजरात में एक बार फिर से चांदीपुरा वायरस पैर पसारने लगा है, क्योंकि खास तौर से मध्य गुजरात के दाहोद और पंचमहल में इस वायरस से हड़कंप मचा हुआ है। पिछले 1 महीने में 8 बच्चों की जान जा चुकी है। वहीं वडोदरा के अस्पताल में भर्ती 2 बच्चों की हालत गंभीर बनी हुई है। मध्य गुजरात में एक बार फिर चांदीपुरा वायरस डरा रहा है। खासतौर पर पंचमहल और दाहोद में संदिग्ध मक्खी से फैलने वाली इस बीमारी ने हाहाकार मचा दिया है। पिछले 1 महीने में इस संदिग्ध बीमारी से 8 बच्चों की मौत हो चुकी है। वडोदरा के सयाजी अस्पताल में फिलहाल 3 बच्चों का इलाज जारी है। इनमें भी 2 की हालत गंभीर बनी हुई है। અત્યારે હાલમાં જે પરિસ્થિતિ જે અહીંયા ગુજરાતમાં ચાલી રહી છે, ખાસ કરીને જે આપણા પંચમહાલ ડિસ્ટ્રિક્ટ, દાહોદ, ગોધરા એવા વિસ્તારમાંથી જે અમુક 8 કે 9 વર્ષથી ઓછી વયના બાળકો જે આવી રહ્યા છે, એ લોકોમાં શંકાસ્પદ વાયરલ એન્કેફલાઇટિસ જોવા મળે છે। ખાસ કરીને એવા બાળકોને શરૂઆતમાં તાવ હોય છે, વધારે તાવ હોય છે, અમુકને માથા દુખાવાની ફરિયાદ હોય છે અને સાથે સાથે ઝાડા ઉલટી અને અમુકમાં શરદી ખાંસી, આ બધાને પ્રોડ્રોમલ સિમ્પટમ્સ કહેવાય કે જે એકચ્યુઅલ જે એન્કેફલાઇટિસના પહેલાંના સિમ્પટમ્સ કહેવાય। અને પછી તરત આ બાળકોનું જે છે કે એ લોકોનું જે અલ્ટર્ડ સેન્સોરિયમ થઈ જાય છે કે એ લોકો ભાન ગુમાવી બેસે છે અને સાથે સાથે અમુક બાળકોમાં ખેંચ પણ આવી જાય છે। તો એ બેભાનાવસ્થામાં પણ ઘણા લઈને આવે છે અને ઘણા શરૂઆત લક્ષણમાંથી પણ અહીંયા આવે છે। ऐसे में सवाल है कि चांदीपुरा वायरस के लक्षण क्या हैं और इसे कैसे पहचाना जा सकता है।
इस वायरस के शिकार बच्चों को शुरुआत में बुखार आता है, फिर दिमाग में सूजन और केस गंभीर होने पर जान चली जाती है। माना जाता है कि ये संक्रमण आमतौर पर बरसात के मौसम में देखने को मिलता है। ये संक्रमित रोग मक्खी के काटने से होता है। 14 साल की उम्र के बच्चों में ये संक्रमण पाया जाता है। ग्रामीण इलाकों में इस वायरस का संक्रमण सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। इस वायरस की वजह से मध्य गुजरात के कुछ इलाकों में दहशत बढ़ने लगी है। હાલમાં અત્યારે 3 દર્દીઓ દાખલ છે, જેમાંથી 2 દર્દીઓ થોડીક સિરિયસ કન્ડિશનમાં છે અને એ લોકો સઘન સારવાર હેઠળ આપણા પીડિયાટ્રિક ઇન્ટેન્સિવ કેર યુનિટમાં દાખલ છે અને એક બાળકને થોડુંક સારું થયું છે તો અમે ડિસ્ચાર્જની તૈયારી કરી રહી છે અને હાલ એને વોર્ડમાં શિફ્ટ કર્યું છે. હા, સવારે એક વર્ષનું એક પેશન્ટ આવેલું રિયાન કરીને, એ એક્સપાયર્ડ થયેલું છે વાયરલ એન્કેફેલાઇટિસ સસ્પેક્ટેડ. એમાં એજ ગ્રુપ 8 મહિનાથી 8 વર્ષ સુધી આવા બાળકો હોય છે. चांदीपुरा वायरस से निपटने के लिए कोई वैक्सीन नहीं बनी, लिहाजा इस बीमारी का इलाज सिर्फ लक्षणों के हिसाब से ही किया जाता है। वडोदरा से दिग्विजय पाठक के साथ आज तक ब्यूरो। वहीं सागर जिले में अहमदाबाद इंदौर नेशनल हाईवे अब जानलेवा हो चुका है। हाईवे पर बड़े बड़े गड्ढों की वजह से आए दिन सड़क हादसे हो रहे हैं और लोगों की जान जा रही है। इससे आक्रोशित लोगों ने अब हाईवे अथॉरिटी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इस रोड पे कोई गाड़ी नहीं चल सकती है। इस पे मतलब 3-3 फीट के गड्ढे भर चुके हैं। हाईवे अथॉरिटी को हमने बहुत बार लिखित, मौखिक, टेलीफोनिक रजूआत किया। हाईवे अथॉरिटी कुछ सुन नहीं रही है। जो रास्ता है बिस्मार हो गया है। बिस्मार रास्ता के कारण परसों 3 आदमी मारे गए थे। ये तस्वीरें महिसागर में अहमदाबाद इंदौर नेशनल हाईवे की है। जी हाँ, ये नेशनल हाईवे ही है जिस पर चलने के लिए भारी भरकम टोल टैक्स वसूला जाता है। इस नेशनल हाईवे पर बड़े बड़े गड्ढों के बीच लोग इसी तरह जान जोखिम में डालकर सफर करते हैं, जिससे हमेशा सड़क हादसों का खतरा बना रहता है। पिछले 5 दिन में यहाँ 2 लोगों की मौत हो चुकी है। इसके बावजूद हाईवे पर गड्ढे भरने का काम शुरू नहीं हुआ है, जिससे लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है और हाईवे जाम करके जोरदार विरोध प्रदर्शन किया गया है। हम आपको दृश्य में दिखाना चाहेंगे कि हम दृश्य में देख सकते हैं कि बड़ी तादाद में लोग आए हैं और ये हाईवे पर बैठ गए और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और उनकी मांग है कि जो ये खड्डे हुए पड़े हैं उसको मरम्मत की जाए, क्योंकि यही रोड पे तगड़ा टोल टैक्स भी वसूल किया जाता है। फिर भी प्रशासन की ओर से या हाईवे अथॉरिटी की ओर से कोई कामगिरी नहीं की जा रही है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि बार बार शिकायत के बाद भी कोई सुनने वाला नहीं है। सड़क बनाना तो दूर, कोई गड्ढे भरने तक की जहमत उठाने को तैयार नहीं है। इस समय मैं खड़ा हूँ इंदौर और अहमदाबाद हाईवे पर। इस पे आए दिन हमें कोई प्रॉब्लम होती है। इंदौर और अहमदाबाद के बीच में रोड पूरा खत्म हो चुका है। इस रोड पे ना ही गाड़ी चल सकती है। इस रोड पे कोई गाड़ी नहीं चल सकती है। इस पे मतलब 3-3 फीट के गड्ढे भर चुके हैं और हम ड्राइवर लोग हैं, क्योंकि हमारा परमानेंट काम है इस रोड पे चलने का। हम आए दिन परेशानी करते हैं। कैसा, कभी टायर पंचर फूट गया, कभी पट्टे टूट गए, कभी कपानी टूट गई, कभी कुछ गाड़ी में दिक्कत हो गई। फैक्ट्री के सामने एक बहुत बड़ा खड्डा है, उसमें मेरी गाड़ी गिरी तो मेरा व्हील भी बेंड हो गया। उसकी वजह से मैंने 1033 पर कंप्लेन की है, तो उन्होंने मुझे कोई रिस्पॉन्सिबल जवाब भी नहीं दिया है उन्होंने। और ये पूरा रास्ता इतना हर सीजन में बेकार है। अभी 2 दिन पहले ही मैंने सुना है कि 2 बंदे इसी रास्ते पे एक्सीडेंट में, ये रोड एक्सीडेंट में, दुर्घटना में एक्सपायर हो गए हैं। सही है, तो इसके लिए कोई ठोस कार्यवाही हो। मतलब आम लोग हाईवे पर चलने के लिए टोल टैक्स चुकाए, उसके बाद जान जोखिम में डालकर सफर करें। इन गड्ढों की वजह से लगातार सड़क हादसे हो रहे हैं, लोगों की मौतें हो रही है, लेकिन इससे हाईवे अथॉरिटी को कोई फर्क नहीं पड़ता। हाईवे अथॉरिटी को हमने बहुत बार लिखित, मौखिक, टेलीफोनिक रजूआत किया। हाईवे अथॉरिटी कुछ सुन नहीं रही है। पिछले 10 दिनों में यहाँ 2 निर्दोष लोगों की मौत हुई है। हमने हाईवे अथॉरिटी को सब कुछ किया, लेकिन वो घोर निंद्रा में है, इसलिए आज तो हमको सड़क पर उतरकर रास्ता रोको आंदोलन करने पड़ा है। मैं पूरी तरह से देख रहा हूँ कि आसपास का जो रास्ता है बिस्मार हो गया है। बिस्मार रास्ता के कारण परसों 3 आदमी मारे गए थे। तो अकस्मात के कारण 3 आदमियों का बम्पर जो मृत्यु हुआ है उसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ, आपके मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि यहाँ बारंबार
बारंबार जो लोगों की मौत हो रही है और लोगों की मौत है तो उनका जवाबदार पूरा नेशनल इंडिया अथॉरिटी ऑफ इंडिया है और उनको ये काम करना ही पड़ेगा, वरना हम सारे गांव के लोग यहाँ चक्का जाम का प्रोग्राम आज तो कर दिया है और दूसरी बार भी कर देंगे। हाईवे पर ये गड्ढे जानलेवा साबित हो रहे हैं। आए दिन सड़क हादसों में लोगों की जान जा रही है। ऐसे में मजबूर होकर लोगों ने विरोध प्रदर्शन का रास्ता अपनाया और हाईवे जाम करके अथॉरिटी के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर किया। महिसागर से बीरेन जोशी के साथ आज तक ब्यूरो। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने सोशल मीडिया पेज से 2 महीने पहले शेयर की गई तस्वीरें वायरल हो रही हैं। तस्वीरों में विजय रूपाणी एयरक्राफ्ट की कॉकपिट में पायलट की सीट पर बैठे हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल 8 अप्रैल को विजय रूपाणी इंडस यूनिवर्सिटी के एक कार्यक्रम में शामिल हुए थे और उसके बाद यूनिवर्सिटी के एविएशन डिपार्टमेंट की ओर से उन्हें एयरक्राफ्ट की कॉकपिट में ले जाया गया था। उस वक्त विजय रूपाणी के साथ मौजूद रहे एविएशन विभाग के एचओडी आज तक से उन्होंने बात की है और उनके साथ बिताए गए पलों को साझा भी किया है। अहमदाबाद की इंडस यूनिवर्सिटी में फिलहाल हमारी मौजूदगी है और मैं फिलहाल खड़ा हूं बोइंग 737-200 एयरक्राफ्ट के अंदर। ये वही एयरक्राफ्ट है जिसमें 8 अप्रैल के दिन गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी मौजूद थे। इंडस यूनिवर्सिटी में विजय रूपाणी पहुंचे हुए थे और यहाँ के जो कैप्टन और खास करके यूनिवर्सिटी के एविएशन डिपार्टमेंट के जो एचओडी हैं उमंग जानी, उनके साथ स्वर्गीय विजय रूपाणी की इसी एयरक्राफ्ट के अंदर मौजूदगी थी। मैं मेरे सहयोगी जयमीन को भी कहूँगा मेरे साथ कॉकपिट में चलने के लिए, क्योंकि कॉकपिट में कैप्टन भी मौजूद है और कैप्टन की मौजूदगी में उन्हीं से बातचीत करेंगे कि गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी के साथ उस वक्त क्या बातचीत हुई थी, उन्होंने क्या समझने की कोशिश भी की थी। क्योंकि एक दुखद हादसा हुआ, लेकिन इस दुखद हादसे की अगर हम बात करें तो पूर्व गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी इसी कॉकपिट में मौजूद थे और कॉकपिट किस प्रकार की होती है और किस प्रकार से पायलट एक प्लेन का संचालन करते हैं। जब 200 से ज़्यादा भी मुसाफिर होते हैं, चाहे 10 मुसाफिर प्लेन में हो, लेकिन किस प्रकार से इसको चलाया जाता है, इसकी बातचीत करने के लिए कैप्टन उमंग जी हमारे साथ मौजूद हैं। उन्हीं से बात करेंगे। सर, जहां पे मैं बैठा हूं यहीं पे कुछ समय पहले यानी कि अप्रैल 8 तारीख थी, गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री जिनकी मृत्यु हो चुकी है प्लेन हादसे में, लेकिन वो यहीं पे मौजूद थे और आप जहां पे बैठे हैं वहीं मौजूद थे। क्या बातचीत उनके साथ आपकी हुई थी? क्योंकि हमारे सामने अभी हम देख रहे हैं कॉकपिट है, क्या सवाल उन्होंने आपसे किए थे, कितनी मिनट की बातचीत थी? ये जो विमान है वो जब जहाँ पर अभी हम बैठे हुए हैं, ये विमान वेस्टर्न इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ एरोनॉटिक्स एंड इंडस यूनिवर्सिटी में स्थित है और ये बोइंग 737-200 प्रकार का विमान है। 2 महीने पहले श्री विजय रूपाणी जी यहाँ हमारे कैंपस में आए थे और उन्होंने वन नेशन वन इलेक्शन के ऊपर एक प्रवचन, एक वक्तव्य दिया था और उसके बाद वक्तव्य के बाद वो इस विमान में आए थे और अभी हम जहाँ पर बैठे हुए हैं, जिस सीट पर बैठे हुए हैं, जहाँ पर आप बैठे हुए हैं, उसी सीट पर बैठ के उन्होंने एक विद्यार्थी के भांति कुछ कॉकपिट को देखकर काफ़ी क्यूरियस हो गए थे और उन्होंने कुछ प्रश्न पूछे थे, जैसे कि ये विमान कैसे उड़ता है, उसमें ये आप तो उनको सबसे बड़ी चीज़ जो उनको जो इस बात का ताज्जुब हुआ कि इसके अंदर इतने सारे मीटर्स होते हैं, इतने सारे जो स्विचेस होती हैं, तो आप कैसे याद रखते हैं ये सब। तो फिर इस प्रकार के प्रश्न उन्होंने पूछे थे और हमने अकॉर्डिंगली एक सरल भाषा में उनको उनके जो क्वेश्चन है उनको सेटिस्फाई करने की कोशिश की थी। क्या फर्क है, क्योंकि ये बोइंग 737 है और जो क्रैश हुआ वो बोइंग 787 ड्रीम लाइनर था, फर्क क्या है और ये कॉकपिट और उसकी कॉकपिट के बीच में क्या फर्क? जी, ये जो विमान है ये काफ़ी पुराना विमान है और ये हमने इंजीनियरिंग के विद्यार्थियों को ट्रेनिंग के लिए यहाँ पे रखा हुआ है। ये पहले यही विमान एयर इंडिया में ये बोइंग 737-200 प्रकार का विमान इस्तेमाल होता था। ये अगर आप इसकी इंस्ट्रूमेंट पैनल देखें तो ये इंस्ट्रूमेंट पैनल पूरी एनालॉग है, यानी इसके अंदर हर एक जो है वो डायल्स लगे हुए हैं। अभी जो मॉडर्न एयरक्राफ्ट्स हैं जैसे कि बोइंग 787 ड्रीमलाइनर जो है उसके अंदर पूरी डिजिटल पैनल आ गई है, यानी PFD MFD, यानी समझ लीजिए कि पूरा टच स्क्रीन
पूरी कॉकपिट है वो जी। ये वो कॉकपिट है जहां पे गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री जिनकी मृत्यु इसी प्लेन क्रैश में हुई, और विजय रूपानी जो कि 8 अप्रैल के दिन इसी कॉकपिट में मौजूद थे, और कैप्टन साहब जिनसे हमारी बात भी हुई है, उनके साथ उन्होंने बातचीत की थी। और कॉकपिट में किस प्रकार से एक पायलट की भूमिका रहती है, या एक प्लेन जब उड़ान भरता है तो एक पायलट किस प्रकार से प्लेन को पूरा संचालन करता है, उसको लेकर पूरी जानकारी उन्होंने हासिल की थी। लेकिन वक्त कहें या समय, 2 महीने पहले उन्होंने जो जानकारी ली, उसके बाद जब वो लंदन जा रहे थे तब प्लेन क्रैश में उनकी मृत्यु हुई। और फिलहाल तो जो प्लेन क्रैश है उसकी जांच चल रही है। देखना यही होगा कि जांच के बाद क्या रिपोर्ट सामने आती है। कैमरा पर्सन जयमीन व्यास के साथ अतुल तिवारी, आज तक, अहमदाबाद। भारत ने अपना पहला माउंटेन गन सिस्टम तैयार कर लिया है और ये एमएसजी डिफेंस सेक्टर में अहम रोल अदा करने वाला है और इससे युद्ध जैसी स्थितियों में बहुत मदद मिलेगी। इसे गेम चेंजर कहा जा रहा है। माउंटेन गन चंद सेकंड्स के भीतर फायरिंग के लिए तैयार हो जाती है और इसमें दुश्मनों पर ताबड़तोड़ वार के बाद फौरन लोकेशन बदलने की भी क्षमता है। एमएसजी 45 किलोमीटर तक दुश्मनों पर गोले दागकर वार कर सकता है। खास बात यह भी है कि इसकी तकनीक दुनिया के कुछ ही मुल्कों के पास है, जिनमें अब भारत भी शामिल हो गया है। जंग के मैदान में दुश्मन को चारों खाने चित करने के लिए भारत का एक और स्वदेशी हथियार तैयार है। नाम है माउंटेड गन सिस्टम। डीआरडीओ यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने देश का पहला माउंटेड गन सिस्टम तैयार कर लिया है। फील्ड ट्रायल के बाद इस तोप को सेना में शामिल कर लिया जाएगा। इससे सरहदों की निगरानी और पुख्ता हो जाएगी। इस गन में ऐसी कई खूबियां हैं जो दुश्मन को हर मोर्चे पर परास्त कर सकती है। ये 155-52 कैलिबर की गन है, आर्टिलरी गन है, जिसमें हम करीब जोन 7 BMCS जोन 7 की कैपेबिलिटी है इसमें फायरिंग में, जिससे हम लोग करीब BB सेल के साथ 48 किलोमीटर तक की रेंज अचीव कर पाते हैं, जो कि दुनिया में इस तरह का पहली बार हुआ है कि कोई आर्टिलरी गन 155 कैलिबर की आर्टिलरी गन 48 किलोमीटर की रेंज दे पाती है। और ये पूरा जो इसका डिजाइन एंड डेवलपमेंट है ये इंडिजिनस है। डीआरडीओ के व्हीकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट यानी VRDE द्वारा बनाया गया माउंटेड गन सिस्टम ऐसी तकनीक है जो किसी भी जंग की दिशा बदल सकती है। एटैक्स जिसको हम बोलते हैं एडवांस टोल्ड आर्टिलरी गन सिस्टम, ये पूरा का पूरा गन सिस्टम है जो कि अपने आप में जनरेशन नेक्स्ट के लिए है। एक तरीके से ये हमारी मेन स्ट्रे गन रहेगी अगले आने 10-20 साल के अंदर। हालांकि टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है और जब हम किसी एक चेसी के ऊपर माउंट कर देते हैं तो देन इट बिकम्स अ माउंटेड गन सिस्टम। ज्यादा बड़ी बात क्या है? बात ये है कि हम चले थे बोफर्स से। बोफर्स का जो नेक्स्ट वर्जन हमने लिया वो लिया हमने धनुष, और अब धनुष का जो नेक्स्ट वर्जन अब हम ले रहे हैं वो है अटैक्स। इसकी ताकत और खूबियों की बात करें तो माउंटेड गन सिस्टम में एक भारी तोप लगी होती है। इसे हाई मोबिलिटी आर्म ट्रक पर फिट किया जाता है। इसमें 155 mm की 52 कैलिबर की तोप लगी है। इसकी मारक क्षमता 45 किलोमीटर है। ये सिर्फ 80 सेकंड में फायरिंग के लिए तैयार हो जाता है। 1 मिनट में 6 गोले दाग सकता है। एक गोले से ये 50 स्क्वायर मीटर का इलाका ध्वस्त कर सकता है। फायरिंग के बाद सिर्फ 85 सेकंड में ये अपनी लोकेशन बदल सकता है। ये गन सिस्टम 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकता है। इस माउंटेड गन सिस्टम का कुल वजन करीब 30 टन है। इस गन की सबसे बड़ी ताकत इसकी हाई मोबिलिटी है। अभी तक ऐसी हवाईजर तोपों को युद्ध के मैदान में ट्रक से टो करके ले जाया जाता था, लेकिन अब ट्रक पर फिट होने के बाद इन तोपों को कहीं भी ले जाना बेहद आसान हो गया है। हाई मोबिलिटी की वजह से इन्हें बर्फीली चोटियों से लेकर राजस्थान के रेगिस्तान में तैनात करना आसान हो गया है। यही नहीं, इस तोप को अब ट्रेन या वायुसेना के ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट से कहीं भी ले जाया जा सकता है। डीआरडीओ के इस माउंटेड गन सिस्टम की लागत विदेशों से मिलने वाली तोप के मुकाबले करीब आधी है। खास बात यह है कि माउंटेड गन सिस्टम की तकनीक दुनिया के कुछ ही मुल्कों के पास है और अब भारत भी इस तकनीक में आत्मनिर्भर बन गया है।
सूत्रों के मुताबिक सेना बहुत जल्द इस सिस्टम का फील्ड ट्रायल करने जा रही है, जिसके बाद इसे सरहद के पास वाले इलाके में तैनात किया जाएगा। दिल्ली से शिवानी शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट,